चैप्टर नंबर 6 न्यायपालिका कक्षा 11 के विद्यार्थियों, जो भी शेष रह गया था इस अध्याय में, उसके बारे में हम आपसे अब यहाँ पर विस्तार से बात करेंगे। न्यायिक सक्रियता, न्यायिक सक्रियता है क्या, इसके बारे में आप समझें, सुने। प्रायः इस शब्द पर चर्चा होती है। क्या आपने न्यायिक सक्रियता अथवा जनहित याचिका के बारे में सुना है? आजकल न्यायपालिका पर चर्चा में इन दोनों शब्दों का अक्सर प्रयोग होता है। अनेक लोगों का मानना है कि इन दोनों ने न्यायपालिका के कार्यों में क्रांतिकारी परिवर्तन कर उन्हें पहले से अधिक जनोन्मुखी बना दिया है। भारत में न्यायिक सक्रियता का मुख्य साधन जनहित याचिका या सामाजिक व्यवहार याचिका। यहाँ पर ख्याल रखेंगे विद्यार्थी, यह एक तो न्यायिक सक्रियता, यह शब्द, इसमें दो शब्द हैं, न्यायिक और सक्रियता। दूसरी तरफ इस न्यायिक सक्रियता का मुख्य साधन जनहित याचिका, अभी आगे हम इस बारे में विस्तार से बात करेंगे, या सामाजिक व्यवहार याचिका रही है। आखिर जनहित याचिका है क्या, कब और कैसे इसकी शुरुआत हुई? कानून की सामान्यतः प्रक्रिया में कोई व्यक्ति तभी अदालत जा सकता है जब उसका कोई व्यक्तिगत नुकसान हुआ। इसका मतलब यह है कि अपने अधिकार का उल्लंघन होने पर या किसी विवाद में फंसने पर कोई व्यक्ति न्याय पाने के लिए अदालत का दरवाज़ा खटखटा सकता है। 1979 में इस अवधारणा में बदलाव आया। 1979 में इस बदलाव की शुरुआत करते हुए न्यायालय ने एक ऐसे मुकदमे की सुनवाई का निर्णय लिया जिसे पीड़ित लोगों ने नहीं बल्कि उनकी ओर से दूसरों ने दाखिल किया था। चूँकि इस मामले में जनहित संबंधित एक मुद्दे पर विचार हो रहा था, इसे और ऐसे ही अनेक मुकदमों को जनहित याचिकाओं का नाम दिया गया। उसी समय सर्वोच्च न्यायालय ने कैदियों के अधिकार से संबंधित मुकदमे पर भी विचार किया। इससे ऐसे मुकदमों की बाढ़ सी आ गई जिससे जनसेवा की भावना रखने वाले नागरिकों और स्वयंसेवी संगठनों ने अधिकारों की रक्षा, गरीबों के जीवन को और बेहतर बनाने, पर्यावरण की सुरक्षा और लोकहित से जुड़े अनेक मुद्दों पर न्यायपालिका से हस्तक्षेप की मांग की। जनहित याचिका न्यायिक सक्रियता का सबसे प्रभावी साधन हो गई। अब विद्यार्थियों को जनहित याचिका के बारे में जानकारी हो गई होगी। किसी के द्वारा मुकदमा करने पर उस मुद्दे पर विचार करने के बजाय न्यायपालिका ने अखबार में छपी खबरों, डाक से प्राप्त शिकायतों को आधार बनाकर उन पर विचार करना शुरू कर दिया। इस तरह न्यायपालिका की यह नई भूमिका न्यायिक सक्रियता के रूप में लोकप्रिय हो गई। प्रारंभिक कुछ जनहित याचिकाओं की हम आपके बीच में चर्चा करते हैं। 1979 में समाचार पत्रों में विचाराधीन कैदियों के बारे में कुछ खबरें छपी। बिहार की जेलों में कैदियों को काफ़ी लंबी अवधि से बंदी बनाकर रखा जा रहा था। जिन अपराधों के लिए उन्हें गिरफ्तार किया गया था, यदि उसमें उन्हें सज़ा हो जाती तो भी वे इतनी लंबी अवधि के लिए कैद नहीं किया जा सकते थे। इस खबर को आधार बनाकर एक वकील ने एक याचिका दायर की। सर्वोच्च न्यायालय में यह मुकदमा चला। यह पहली जनहित याचिका के रूप में प्रसिद्ध हुई। आप जानिए, बिहार के विचाराधीन कैदियों से संदर्भित जो याचिका दाखिल है वह पहली जनहित याचिका के रूप में प्रसिद्ध है। इस मुकदमे को हुसैनारा खातून बनाम बिहार सरकार, बनाम का प्राय विद्यार्थी जानेंगे कि पहला पक्ष हुसैनारा खातून और दूसरा पक्ष बिहार सरकार, या यह कह सकते हैं कि पक्ष और विपक्ष। 1980 में तिहाड़ जेल के एक बंदी ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कृष्णा अय्यर को एक पत्र भेजा।
इसमें बंदियों को दी जाने वाली शारीरिक यातनाओं का वर्णन किया गया था। न्यायाधीश ने उसे ही एक याचिका मान लिया। यद्यपि बाद में न्यायालय ने पत्रों को याचिका के रूप में स्वीकार करने की प्रथा समाप्त कर दी। लेकिन यह मुकदमा सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन, अभी जान लें यहाँ पर कैदी के पत्र पर जो मामला सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल हुआ, याचिका के रूप में स्वीकार हुआ, वह है सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन 1980 के नाम से शुरुआती जनहित याचिका के रूप में प्रसिद्ध हुआ। हालांकि पत्र के आधार पर अब याचिका स्वीकार करने की प्रथा समाप्त कर दी गई। आगे देखिए, अब जनहित याचिकाओं के माध्यम से न्यायालय ने अधिकारों का दायरा बढ़ा दिया। शुद्ध हवा पानी और अच्छा जीवन पाना पूरे समाज का अधिकार। न्यायालय का मानना था कि समाज के सदस्य के रूप में अधिकारों के उल्लंघन पर व्यक्तियों को न्याय की गुहार लगाने का अधिकार। 1980 के बाद जनहित याचिकाओं और न्यायिक सक्रियता के द्वारा न्यायपालिका ने उन मामलों में भी रुचि दिखाई जहां समाज के कुछ वर्गों के लोग आसानी से अदालत की शरण नहीं ले सकते। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए न्यायालय ने जन सेवा की भावना से भरे नागरिक, सामाजिक संगठन और वकीलों को समाज के जरूरतमंद और गरीब लोगों की ओर से याचिकाएं दायर करने की इजाज़त दी। यह बात जरूर याद रहे कि गरीबों की समस्याएं ऐसे लोगों की समस्याओं से गुणात्मक रूप से अलग हैं जिन पर अब तक अदालत का ध्यान रहा है। गरीबों के प्रति इंसाफ का अलग नज़रिया अपनाने की ज़रूरत है। यदि हम गरीबों के मामले में आंख मूंद कर इंसाफ की कोई प्रतिकूल प्रतिक्रिया अपनाते हैं तो वे कभी भी अपने मौलिक अधिकारों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। यह बात न्यायमूर्ति भगवती बधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत सरकार 1984 के मामले में कही। आगे देखें, आप खुद करके खुद सीखें। जनहित याचिका के माध्यम से दायर कम से कम एक मुकदमे का ब्यौरा जुटाएं। पता करें कि किस प्रकार उस मामले से जनता के हित की रक्षा हुई। इसमें शिक्षकों की मदद विद्यार्थी ले सकते हैं। न्यायिक सक्रियता का हमारी राजनीतिक व्यवस्था पर बहुत प्रभाव पड़ा। इससे न केवल व्यक्तियों बल्कि विभिन्न समूहों को भी अदालत जाने का अवसर मिला। इसने न्याय व्यवस्था को लोकतांत्रिक बनाया और कार्यपालिका उत्तरदायी बनने पर बाध्य हुई। चुनावी प्रणाली को भी इससे ज़्यादा मुक्त और निष्पक्ष बनाने का प्रयास किया। न्यायालय ने चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को अपनी संपत्ति, आय और शैक्षणिक योग्यताओं के संबंध में शपथ पत्र देने का निर्देश दिया, जिससे लोग सही जानकारी के आधार पर अपने प्रतिनिधि का चुनाव कर सकें। जनहित याचिकाओं की बढ़ती संख्या और सक्रिय न्यायपालिका के विचार का एक नकारात्मक पहलू भी है। इससे न्यायालयों में काम का बोझ बढ़ा। दूसरे, न्यायिक सक्रियता से विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्यों के बीच का अंतर धुंधला हो गया है। न्यायालय उन समस्याओं में उलझ गया जिसे कार्यपालिका को हल करना चाहिए था। वायु और ध्वनि प्रदूषण दूर करना, भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करना या चुनाव सुधार करना वास्तव में न्यायपालिका के काम नहीं है। ये सभी कार्य विधायिका की देखरेख में प्रशासन को करना चाहिए। इसलिए कुछ लोगों का मानना है कि न्यायिक सक्रियता से सरकार के तीनों अंगों के बीच पारस्परिक संतुलन रखना बहुत मुश्किल हो गया। लोकतांत्रिक शासन का आधार यह है कि सरकार का हर अंग एक दूसरे की शक्तियों, क्षेत्राधिकार का सम्मान करे। न्यायिक सक्रियता से इस लोकतांत्रिक सिद्धांतों को आघात पहुंच सकता है। विद्यार्थियों के लिए आप एक न्यायाधीश हैं। नागरिकों का एक समूह जनहित याचिका के माध्यम से विचार करेंगे। विद्यार्थी
न्यायालय जाकर प्रार्थना करता है कि वह शहर की नगर पालिका के अधिकारियों को झुग्गी झोपड़ियाँ हटाने और शहर को सुंदर बनाने का काम करने का आदेश दे, ताकि शहर में पूंजी निवेश करने वालों को आकर्षित किया जा सके। उनका तर्क है कि ऐसा करना जनहित में। दूसरी तरफ झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों का पक्ष है कि ऐसा करने पर उनके जीवन के अधिकार का हनन होगा। उनका तर्क है जनहित के लिए साफ सुथरे शहर के अधिकार से ज़्यादा जीवन का अधिकार महत्वपूर्ण है। कल्पना करें कि आप एक न्यायाधीश हैं, आप एक निर्णय लिखें और तय करें कि इस जनहित याचिका में जनहित का मुद्दा है या नहीं। न्यायपालिका और अधिकार पहले ही देख चुके हैं आप। न्यायपालिका को व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करने का दायित्व सौंपा गया है। संविधान ऐसी दो विधियों का वर्णन करता है सर्वोच्च न्यायालय अधिकारों की रक्षा कर सके। पहला, एक अनेक रीट जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, जो पहले भी चर्चा हमने किया कि आर्टिकल नंबर 32, परमादेश आदि जारी करके मौलिक अधिकारों को फिर से स्थापित कर सकता है। उच्च न्यायालय न्यायालयों को ऐसी रीट जारी कर सकती है, यह अनुच्छेद 226 में दिया गया है। दूसरा, सर्वोच्च न्यायालय किसी कानून को गैर संवैधानिक घोषित कर, शब्दों का ख्याल रखें, किसी कानून को गैर संवैधानिक घोषित कर उसे लागू होने से रोक सकता है। आर्टिकल नंबर 13 अनुच्छेद 13। ये दोनों प्रावधान एक और सर्वोच्च न्यायालय को नागरिकों के मौलिक अधिकार के संरक्षक तथा दूसरी ओर संविधान के व्याख्याकार के रूप में स्थापित करते हैं। दूसरा प्रावधान न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था करता है। सर्वोच्च न्यायालय की सबसे महत्वपूर्ण शक्ति संभवतया न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है। न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय किसी भी कानून की संवैधानिकता जांच सकता है। यदि वह संविधान के प्रावधानों के विपरीत हो तो न्यायालय उसे गैर संवैधानिक घोषित कर सकता है। संविधान में कहीं भी न्यायिक पुनरावलोकन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। यह बिंदु विद्यार्थी ध्यान रखेंगे। संविधान में कहीं भी न्यायिक पुनरावलोकन शब्द का प्रयोग नहीं किया, लेकिन भारत में संविधान लिखित है, इसमें दर्ज है कि मूल अधिकारों के विपरीत होने पर सर्वोच्च न्यायालय किसी भी कानून को निरस्त कर सकता है। इन तथ्यों के कारण भारत के संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन शब्द का प्रयोग न होने पर यह शक्ति सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। इसके अलावा हमने सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का अध्ययन करते समय देखा, संघीय संबंधों के मामले में भी सर्वोच्च न्यायालय अपनी न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का प्रयोग कर सकता है। वह किसी भी कानून को संविधान में निहित शक्ति के बंटवारे की योजना के विरुद्ध होने से रोकता है। केंद्र सरकार कोई कानून बनाए और कुछ राज्यों को ऐसा लगे कि इस कानून का विषय तो राज्य सूची में है। राज्य सूची शब्द आया है, फिर से बता दूं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार संघ सरकार को, राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार राज्य या विभिन्न प्रांतीय सरकारों को, और समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार संघ और राज्य दोनों को। यहाँ पे हम राज्य सूची की बात करते हैं। तब वे सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं और यदि न्यायालय उनसे सहमत हो तो वह उस कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकता है। इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के द्वारा ऐसे किसी भी कानून का परीक्षण कर सकता है जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता हो या संविधान में शक्ति विभाजन योजना के प्रतिकूल। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति राज्यों की विधायिका द्वारा बनाए कानूनों पर भी लागू होती है। रीट जारी करने की और न्यायिक पुनरावलोकन की शक्तियाँ सर्वोच्च न्यायालय को अत्यंत शक्तिशाली बना देती। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का मतलब यह हुआ
न्यायपालिका विधायिका द्वारा पारित कानूनों की और संविधान की व्याख्या कर सकती है। अनेक लोगों का मानना है कि इसके द्वारा न्यायपालिका प्रभावी ढंग से संविधान की रक्षा करती है और नागरिकों के अधिकारों की भी रक्षा करती है। जनहित याचिकाओं ने नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने की न्यायपालिका की शक्ति में बढ़ोतरी की है। आप देखें, क्या आप जानते हैं कि और भी अनेक देशों में जनहित याचिकाएं धीरे धीरे लोकप्रिय हो रही। विश्व के अनेक न्यायालयों, खास तौर से दक्षिण एशिया और अफ्रीका में भारत की भांति न्यायिक सक्रियता का प्रयोग किया जा रहा है। लेकिन दक्षिण अफ्रीका के संविधान में जनहित याचिका को मौलिक अधिकारों की सूची में सम्मिलित कर दिया गया है। अंतर देखिए आप, भारत का संविधान और दक्षिण अफ्रीका का संविधान। यहाँ पर मौलिक अधिकारों में जनहित याचिका नहीं है, पर दक्षिण अफ्रीका में जनहित याचिका मौलिक अधिकारों की सूची में शामिल है। इस प्रकार दक्षिण अफ्रीका में अब नागरिक का यह मौलिक अधिकार है कि वह संवैधानिक न्यायालय के सामने व्यक्तियों के अधिकारों के उल्लंघन का मामला उठा सके। क्या आपको याद है कि अधिकार संबंधित अध्याय में हमने शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख किया था? बंधुआ मजदूरी, लोगों की खरीद फरोख्त का क्रय, मनुष्यों का क्रय विक्रय, स्पष्ट तौर पे आपके ध्यान में होना चाहिए। खतरनाक कामों में बाल श्रम, प्रतिबंध लगा। लेकिन प्रश्न यह है कि जिन लोगों के अधिकारों का उल्लंघन होता है वे अदालत का दरवाज़ा कैसे खटखटाएं? जनहित याचिकाओं और न्यायिक सक्रियता से न्यायालयों के लिए संभव हो पाया है कि वे ऐसे उल्लंघनों के मामले पर विचार कर सकें। इससे न्यायालय ने अनेक मुद्दों पर विचार किया, जैसे जेल के अंदर पुलिस द्वारा कैदियों की आंखें फोड़ना, पत्थर की खदानों में काम करने वाले अमानवीय दशा, बच्चों का यौन शोषण। इस प्रवृत्ति ने गरीब व पिछड़े वर्ग के लोगों के अधिकारों को अर्थपूर्ण बना दिया है। यहाँ देखिए कहाँ पहुँचे क्या सर। न्यायालय न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का प्रयोग कब करता है? न्यायिक पुनरावलोकन और रीट में क्या फर्क है? न्यायपालिका और संसद। न्यायपालिका ने अधिकार के मुद्दे पर तो सक्रियता दिखाई है, राजनीतिक व्यवहार बर्ताव से संविधान को ठेंगा दिखाने की प्रवृत्ति पर भी अंकुश लगाया। इसी कारण जो विषय पहले न्यायिक पुनरावलोकन के दायरे में नहीं थे उन्हें भी अब इस दायरे में ले लिया गया है, जैसे राष्ट्रपति और राज्यपाल की शक्तियाँ। आगे देखें, ऐसे और भी अनेक उदाहरण हैं जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय की स्थापना के लिए कार्यपालिका की संस्थाओं को निर्देश दिया। जैसे उसने हवाला मामले, नरसिंह राव मामले, पेट्रोल पंपों के अवैध आवंटन जैसे अनेक मामलों में सीबीआई, केंद्रीय जांच ब्यूरो को निर्देश दिया कि वह भ्रष्ट राजनेताओं और नौकरशाहों के विरुद्ध जांच करें। आपने इनमें से कुछ के बारे में सुना होगा, नहीं भी सुना होगा तो इसको आप सुन लें। न्यायिक सक्रियता के परिणाम हैं भारतीय संविधान शक्ति के सीमित बंटवारे, अवरोध और संतुलन के एक सुंदर सिद्धांत पर आधारित है। सरकार के प्रत्येक अंग का यह स्पष्ट कार्यक्षेत्र है। संसद कानून बनाने और संविधान का संशोधन करने में सर्वोच्च है, कार्यपालिका उन्हें लागू करने और न्यायपालिका विवादों को सुलझाने तथा यह सुनिश्चित करने में सर्वोच्च है कि क्या बनाए गए कानून संविधान के अनुकूल हैं। यह स्पष्ट कार्य विभाजन के बावजूद संसद और न्यायपालिका तथा कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच टकराव भारतीय राजनीति की विशेषता रही है। हमने संपत्ति के अधिकार, संसद के संविधान को संशोधित करने की शक्ति के संबंध में संसद और न्यायपालिका के बीच हुए टकराव का पहले उल्लेख कर दिया है। फिर से दोहरा लें, संविधान लागू होने के तुरंत बाद संपत्ति के अधिकार पर रोक लगाने की संसद की शक्ति पर विवाद खड़ा हो गया।
संसद संपत्ति रखने के अधिकार पर कुछ प्रतिबंध लगाना चाहती थी जिससे भूमि सुधारों को लागू किया जा सके। न्यायालय ने निर्णय दिया कि संसद मौलिक अधिकारों को सीमित नहीं कर सकती। संसद ने तब संविधान को संशोधित करने का प्रयास किया। न्यायालय ने कहा कि संविधान के संशोधन के द्वारा भी मौलिक अधिकारों को सीमित नहीं किया जा सकता। संसद और न्यायपालिका के बीच विवाद के केंद्र में प्रमुख मुद्दे थे। नंबर 1, निजी संपत्ति का अधिकार का दायरा क्या है? मौलिक अधिकारों को सीमित, प्रतिबंधित और समाप्त करने की संसद की शक्ति का दायरा क्या है? संसद द्वारा संविधान संशोधन करने की शक्ति का दायरा क्या है? क्या संसद नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए ऐसे कानून बना सकती है जो मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करें? देखिए आप, अलाद कृष्णस्वामी अय्यर, संविधान सभा के वाद विवाद। जहाँ न्यायिक सक्रियता को बनाए रखने की जरूरत पर कोई दो राय नहीं हो सकती, वहीं हमारे लिए एक महत्वपूर्ण सिद्धांत को भी याद रखना जरूरी है। स्वतंत्रता के सिद्धांत को उस स्तर तक नहीं ले जाया जाना चाहिए जहाँ पर वह आस्था का स्थान ले। अन्यथा न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका के काम भी अपने हाथ में ले लेने वाली एक अतिवादी संस्था की तरह काम करने लगेगी। न्यायपालिका का काम संविधान की व्याख्या करना, अधिकारों के बारे में चल रहे विवादों को हल करना है। यह अलाद कृष्णस्वामी अय्यर ने कहा था। 1967 से 1973 के बीच यह विवाद काफ़ी गहरा गया। भूमि सुधार कानूनों के अलावा निवारक नज़रबंदी कानून, नौकरियों में आरक्षण संबंधी विवाद, सार्वजनिक उद्देश्य के लिए निजी संपत्ति के अधिग्रहण संबंधी नियम, अधिकृत निजी संपत्ति के मुआवजे संबंधी कानून, ऐसे कुछ उदाहरण हैं जिन पर विधायिका और न्यायपालिका के बीच विवाद हुआ। 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय दिया जो संसद और न्यायपालिका के संबंधों के नियमन में बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया। केशवानंद भारती मुकदमे के रूप में प्रसिद्ध है। इस मुकदमे में न्यायालय ने निर्णय दिया कि संविधान एक मूल ढांचा है, संसद सहित कोई भी उस मूल ढांचे से छेड़छाड़ नहीं कर सकता। मूल ढांचे शब्द का प्रयोग हुआ। संविधान संशोधन द्वारा इस मूल ढांचे को नहीं बदला जा सकता। न्यायालय ने दो और काम किए। संपत्ति के अधिकार के विवादास्पद मुद्दे के बारे में न्यायालय ने कहा कि यह मूल ढांचे का हिस्सा नहीं है, इसलिए उस पर समुचित प्रतिबंध लगाया जा सकता है। दूसरा, न्यायालय ने यह निर्णय करने का अधिकार अपने पास रखा कि कोई मुद्दा मूल ढांचे का हिस्सा है या नहीं। यह निर्णय न्यायपालिका द्वारा संविधान की व्याख्या करने की शक्ति का सर्वोत्तम उदाहरण है। इस निर्णय ने विधायिका और न्यायपालिका के बीच विवादों की प्रकृति ही बदल दी। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से 1979 में हटा दिया गया। इससे शासन के इन दो अंगों के बीच संबंधों की प्रकृति बदल गई। मौलिक अधिकारों से संपत्ति को हटा दिया गया, पर वह कानूनी अधिकार है। विद्यार्थी इस बात को जानते रहे। मौलिक अधिकार नहीं है संपत्ति का अधिकार, पर कानूनी अधिकार है। फिर भी इन दोनों के बीच विवाद के कुछ बिंदु बचे हैं, जैसे क्या न्यायपालिका विधायिका की कार्यवाही का नियमन, उसमें हस्तक्षेप कर उसे नियंत्रित कर सकती है। संसदीय व्यवस्था में संसद को अपना संचालन खुद करने, अपने सदस्यों का व्यवहार नियंत्रित करने की शक्ति है। संसदीय व्यवस्था में विधायिका को विशेषाधिकार के हनन का दोषी पाए जाने पर अपने सदस्य को दंडित करने का अधिकार है। जो व्यक्ति विधायिका के विशेषाधिकार हनन का दोषी हो, क्या वह न्यायपालिका की शरण ले सकता है? सदन के किसी सदस्य के विरुद्ध स्वयं सदन द्वारा यदि कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाती है तो क्या वह सदस्य न्यायालय से सुरक्षा प्राप्त कर सकता है? ये मुद्दे अभी भी सुलझ नहीं पाए हैं, दोनों के बीच विवाद का विषय बने रहते। इसी प्रकार संविधान यह व्यवस्था करता है कि न्यायाधीशों के आचरण पर संसद में चर्चा नहीं हो सकती, लेकिन अनेक अवसरों पर संसद और राज्यों की विधानसभाओं में न्यायपालिका के आचरण पर उंगली उठाई गई। इसी प्रकार न्यायपालिका ने भी अनेक अवसरों पर विधायिका की आलोचना की, उन्हें उनके विधायी कार्यों के संबंध में निर्देश दिए। विधायिका इसे संसदीय संप्रभुता के सिद्धांत के उल्लंघन के रूप में देखती है। इन मुद्दों से स्पष्ट है सरकार किन्हीं दो अंगों के बीच संतुलन कितना संवेदनशील। लोकतंत्र में सरकार के एक अंग का दूसरे अंग की सत्ता के प्रति सम्मान बरतना कितना जरूरी है। कहाँ पहुँचे क्या समझे।
न्यायपालिका और संसद के बीच टकराव के मुद्दे रहे न्यायाधीशों की नियुक्ति, न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते, संसद द्वारा संविधान संशोधन का दायरा, संसद द्वारा न्यायपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप। इन मुद्दों पर टकराव रहा है, मतभेद भी रहा है। निष्कर्ष में आए आपने अपनी लोकतांत्रिक संरचना में न्यायपालिका की भूमिका का अध्ययन किया। न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका के बीच समय पर उठने वाले विवादों के बावजूद न्यायपालिका की साख बढ़ी है। न्यायपालिका से कुछ और भी अपेक्षा है। आम आदमी को आश्चर्य होता है कि किस आसानी से अनेक दोषी लोग न्यायपालिका से बेदाग बरी हो जाते हैं। कैसे धनी और दबंगों के असर में गवाह अपने बयान से मुकर जाते हैं, जिनके बारे में स्वयं न्यायपालिका भी चिंतित है। भारत में न्यायपालिका बहुत शक्तिशाली संस्था है। इस शक्ति ने हमें बड़े आश्चर्य और बहुत सी आशाओं को जन्म दिया है। भारतीय न्यायपालिका अपनी स्वतंत्रता के लिए भी जानी जाती है। अनेक निर्णयों के माध्यम से न्यायपालिका ने संविधान की नई व्यवस्था दी और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा की, जैसा कि हम इस अध्याय में देख पढ़ चुके हैं। लोकतंत्र वास्तव में विधायिका और न्यायपालिका के बीच एक अत्यंत संवेदनशील संतुलन पर आधारित है। इन दोनों को संविधान की सीमाओं के अंदर ही रहकर कार्य करना पड़ता है। ये आपके महत्वपूर्ण बिंदु रहे। और आप देखें, इसके अलावा अन्य भी और सारे बिंदु हैं। यहाँ पर एक हम आपको प्रश्नावली पे आ जाते हैं। प्रश्न देख लें आप। न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न तरीके कौन कौन से हैं, इनमें आप देखेंगे। और आगे देखें, क्या न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ है कि न्यायपालिका किसी के प्रति जवाबदेह नहीं है? उत्तर लिखेंगे, न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए संविधान के विभिन्न प्रावधान कौन कौन से? समाचार रिपोर्ट पढ़ें, पहलुओं की पहचान करें। सर्वोच्च न्यायालय ने, देखें आप, रिलायंस से दहानू के किसानों को 300 करोड़ रुपये देने का जनहित के मसलों में, और इसी तरह के और भी सीएनजी के मुद्दे पर भी केंद्र और दिल्ली सरकार, और इसके साथ आप आगे देखें, विभिन्न घटनाओं की चर्चा इनमें की गई है, जिन पर न्यायालय ने समय समय पर अपने निर्णय सुनाए हैं। अंत में दिए गए प्रश्नों को विद्यार्थी पढ़ेंगे और उनके हल करने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ चैप्टर नंबर 6 न्यायपालिका, चैप्टर नंबर 6 न्यायपालिका पूर्ण होता है।